हाय एग्रीकल्चर स्टूडेंट, माय नेम विष्णु जायसवाल। आप सभी को स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय विष्णु जायसवाल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल जो है हमारा सीड टेक्नोलॉजी, कल परसों 2 दिन चला। जो कल हमने जाना कि सीड के कौन कौन से प्रकार हैं, जिसमें से न्यूक्लियर सीड, फाउंडर सीड, सर्टिफाइड सीड, रजिस्टर्ड सीड, चारों सीड के बारे में जान लिया। आज हम बात करने वाले हैं सीड ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि बीज का उपचार, उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं। चलिए जानते हैं भैया। बीज उपचार दिया है, ये सब जो है आपके फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर जो कि अरुण कत्यान की बुक है उसमें लिखा हुआ है। ठीक है। कह रहा है कि प्रसुप्ता अवस्था यानी कि डोरमेंसी तोड़ने के अलावा बुआई के पूर्व बीजों का उपचार निम्न कारणों से किया जाता है। यानी कि जब आप बीज बोते हैं उसके पूर्व ही बीजों का निम्न तरीके से उपचार किया जाता है, जिसमें से आपका दिया है सीड बॉर्न यानी कि बीजोड़, और दिया है सॉइल बॉर्न यानी कि मृदोड़। बीमारियों से बचाव के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? मान लीजिए आपका सीड से कोई जो है बीमारी हो जाए तो उसके बचाव के लिए हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं। सॉइल से कोई बीमारी हो रही तो उसके लिए हम जो है सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं। और दिया है कि कीट की क्षति से सुरक्षा यानी कि कीटों से बचाने के लिए हम जो है सीड का ट्रीटमेंट करते हैं। और दिया है बुआई में आसानी तथा अंकुरण क्षमता बढ़ाना, यानी कि जब आप जो है सीड ट्रीटमेंट कर देंगे तो बुआई में भी आसानी होगी, उसकी जो जर्मिनेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा जर्मिनेशन होगा। और कह रहा है कि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता बढ़ाना। जब आपका सीड ट्रीटमेंट हुआ रहेगा तो जो है सीड जल्दी जो है अपना ग्रोथ कर लेगा, जल्दी से जल्दी नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करने लगेगा। तो ये सब जो है हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं निम्न तरीके से। ठीक भैया। आगे दिया है आपका रोगों एवं कीटों हेतु उपचार। क्या है भैया? रोगों एवं कीटों के नियंत्रण हेतु उपचार। पहला है आपका भौतिक उपचार। भौतिक उपचार में पहला कह रहा है गर्म जल का उपचार। गर्म जल का उपचार यानी कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट। इसमें क्या करते हैं? कह रहा है कि बीजों को एक निश्चित समय पर तापमान पर गर्म पानी में रखने के बाद ठंडे पानी में रख के छाया में सुखा दिया जाता है। यानी कि बीज को जो है एक निश्चित तापमान पर गर्म पानी में डालते हैं, इसके बाद उसको जो है ठंडा कर देते हैं। तो ये जो फिजिकल ट्रीटमेंट के अंतर्गत गर्म जल का उपचार है, जिसमें कह रहा है कि डिजीज एवं फसलें जिसमें जो है हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, वो है कितने तापमान पर करते हैं, कितने समय के लिए करते हैं, दिया है लूज स्मट ऑफ व्हीट यानी कि गेहूं का कंडुआ। ठीक है। गेहूं का कंडुआ के लिए हम क्या करते हैं? लूज स्मट के लिए कह रहा है कि 54 अंश सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए हम गरमाते हैं, इसके बाद जो है छाया में रख देते हैं, तो हमारा हॉट वाटर ट्रीटमेंट हो जाता है। लूज स्मट के लिए 54 अंश सेल्सियस पर 10 मिनट के लगते हैं गेहूं में। और लूज स्मट ऑफ बारले यानी कि जौ में जो है क्या करते हैं? जौ में भी हम 54 अंश सेल्सियस पर रखते हैं, लेकिन इसके लिए कितने मिनट की तक? 13 मिनट तक रखते हैं। गेहूं का कितने मिनट तक रखते हैं? 54 अंश सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए रखते हैं। और जो बारले है स्मट उसका जो है 54 अंश सेल्सियस पर 13 मिनट लगते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा रखते हैं। और दिया अल्टरनेरिया ब्लाइट ऑफ व्हीट यानी कि गेहूं का अगेती अंगमारी या अगेती झुलसा रोग। इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए हम 38 अंश सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए रखते हैं। ठीक है। जो अर्ली अल्टरनेरिया ब्लाइट ऑफ व्हीट है उसके नियंत्रण के लिए हम जो है 38 अंश सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। और दिया लीफ स्पॉट ऑफ तिल यानी कि तिल में जो है धब्बा के लिए हम क्या करते हैं? 54 अंश सेल्सियस पर 1 घंटे के लिए रखते हैं। ठीक है। यानी कि गेहूं के लिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट 54 अंश सेल्सियस पर 10 मिनट, बार्ले के लिए स्मट के लिए 54 अंश सेल्सियस पर 13 मिनट के लिए, अल्टरनेरिया ब्लाइट ऑफ व्हीट गेहूं के अगेती अंगमारी के लिए आप जो है 38 अंश सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए करते हैं। लीफ स्पॉट ऑफ तिल के धब्बा रोग के लिए 54 अंश सेल्सियस पर 1 घंटे के लिए हम जो है हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक भैया, ये था आपका हॉट वाटर ट्रीटमेंट। आगे दिया है आपका सौर उष्णता उपचार यानी कि सोलर ट्रीटमेंट। वो गर्म जल था, ये कौन है? ये है आपका सोलर ट्रीटमेंट। कह रहा है भैया कि बीजों को पहले कुछ घंटे
पानी में भिगोने के पश्चात, यानी कि बीजों को पहले कुछ पानी में कुछ घंटे भिगोते हैं और मई जून के महीनों में तेज धूप वाले दिन पक्के फर्श या लोहे की चादर पर सुखा देते हैं। मुख्यतः किसके लिए करते हैं? मुख्यतः जो है लूज स्मट और व्हीट बार्ली के लिए करते हैं। यानी कि बीज जब मान लीजिए आपको खेत में बोना है, उसमें बोने से लगभग 10-15 दिन पहले मई जून में क्या करते हैं, बीज को हम जो है पानी में भिगोने के बाद धूप में फैला देते हैं, जिससे जो तेज़ धूप के कारण उसमें जो स्मट रोग होता है वो सब दूर हो जाते हैं। मुख्यतः किसमें होता है तो सोलर ट्रीटमेंट होता है आपका लूज स्मट ऑफ व्हीट और बार्ली में, गेहूँ और जौ में किया जाता है सोलर ट्रीटमेंट। ठीक है भैया। अब वो था आपका भौतिक उपचार, ये है आपका रासायनिक उपचार। रासायनिक उपचार क्या कह रहा है देख लेते हैं भैया। कह रहा है कि बीजों को पहले कुछ घंटे पानी में भिगोने के पश्चात, ये नहीं है, ये रासायनिक उपचार, केमिकल उपचार में कह रहा है कि विभिन्न कवकनाशी जैसे एग्रोसानजियन, कैरासन, कैप्टान, थायराम आदि से बीजों को उपचार करते हैं। ये जो फंजीसाइड हैं जो फंगस के लिए बीजों में छिड़काव या बीजों में ट्रीटमेंट करते हैं, एग्रोसानजियन का करते हैं, कैरासान करते हैं, कैप्टान या थायराम का प्रयोग करते हैं हम जो सीड ट्रीटमेंट के लिए केमिकल के रूप में। ठीक भैया। अब दिया है आपका दलहनी फसलों के बीज निवेशन में, दलहनी फसलों के बीज निवेशन यानी कि सीड इनोकुलेशन इन लेग्यूम। कह रहा है कि नई जगह में दलहनी फसल बोने से पूर्व उसके बीजों को उसी फसल के राइजोबियम कल्चर से निवेशित किया जाता है। राइजोबियम कल्चर का मतलब क्या हुआ? कह रहे हैं कि नई जगह जब आप जो है दलहनी फसल लगाते हैं तो दलहनी फसल के लिए हम राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम का प्रयोग करते हैं दलहनों में। तो यही जो है राइजोबियम कल्चर है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम का प्रयोग करते हैं राइजोबियम कल्चर में। ठीक है। और दिया है प्रमुख तकनीकी परिभाषिक शब्द, प्रमुख तकनीकी परिभाषिक शब्द, जिसमें पहला आपका डीह्यूमिफिकेशन। डीह्यूमिफिकेशन क्या है? कह रहा है कि गोदाम की हवा से जल वाष्प यानी नमी हटाने की प्रक्रिया, इसके लिए सिलीजेल सर्वाधिक प्रचलित केमिकल डीह्यूमिडिफायर है। यानी कि डीह्यूमिडिफिकेशन क्या है? गोदाम में जब आप जल वाष्प हो जाता है या उसको हटाने की प्रक्रिया ही डीह्यूमिडिफिकेशन कहलाती है। डीह्यूमिडिफिकेशन कहलाती है। इसके लिए हम जो है किसका प्रयोग करते हैं? सिलिका जेल एक है जो है केमिकल है, उससे जो प्रयोग करते हैं, उससे जो गोदाम से नमी हटा दीजिए, जिसके कारण जो है स्मट के जो है भंडारण में स्मट की समस्या नहीं उत्पन्न होती है। आगे दिया है टेम्परिंग करें कि प्रोसेसिंग हेतु किसी उत्पाद या दानों को उसके लिए आवश्यक आर्द्रता या ताप पर उपचारित करना ही टेम्परिंग कहलाता है। यानी कि टेम्परेचर पर जो है उसको जो है उपचारित करते हैं। और दिया है मैट्रिकल में क्या करते हैं? पुष्प में बीजों के विभिन्न स्थान या फ्लावरिंग पैटर्न के भिन्नता के कारण बीजों की भिन्न गुणों में भिन्नता आ जाती है। ठीक है। तो ये सब जो है आपका प्रमुख तकनीकी शब्द है। अब दिया है आपका राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर बीज संस्थाएं तथा अधिनियम। इसमें से आपका पहला है NSC यानी कि नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया NSC कब बना था? 1963 ईस्वी में बना था। इसके दो उद्देश्य थे। भारत में बीज उद्योग को विकसित करना यानी कि सीड इंडस्ट्री को विकसित करना, विभिन्न फसलों के फाउंडेशन सीड का उत्पादन एवं सप्लाई करना, यानी कि जो सीड होते हैं अपने भारत में उसका जो है उत्पादन करना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और फॉरेन कंट्रीज़ में सप्लाई भी करना जो है NSC की मुख्य उद्देश्य थी। जो कि NSC क्या है? नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है। इसका जो है 1963 ईस्वी में पंजीकृत हुआ था या पंजीकरण हुआ था। ठीक है भैया। आगे बात करते हैं राज्य बीज निगम। वो क्या थी? वो सेंट्रल थी यानी कि नेशनल सीड कॉर्पोरेशन थी। अब ये कौन है? राज्य सीड कॉर्पोरेशन यानी कि राज्य बीज निगम। करा मुख्य कार्य क्या करता है? सर्टिफाइड सीड का उत्पादन और सप्लाई करना। यानी जो सर्टिफाइड सीड होती है जो किसानों द्वारा तैयार की जाती है या किसी के द्वारा तैयार की जाती है, उसको क्या करता है? उसका उत्पादन करता है और सप्लाई करता है स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। ठीक भैया। और करा है कि पृष्ठभूमि यानी कि तराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पंतनगर की सफलता के बाद NSC के कार्यभार को कम करने के उद्योग से
तीव्र विकास के लिए उद्योग में एसएससी की स्थापना की गई। यानी कि जब तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंतनगर में सफलता प्राप्त हुई एनएससी के द्वारा, तो एनएससी के कार्यभार जो बढ़ गए थे। इसके बाद एनएससी के कार्यभार को कम करने के लिए जो है एसएससी की स्थापना कर दी गई। ठीक है, एनएससी क्या थी? अब अकेले एनएससी था, पूरे देश की जो है बीज प्रणाली को संभालता था, लेकिन बाद में जब अलग अलग स्टेट के अलग अलग एसएससी तैयार की गई तो इससे जो है उद्योग में भी आसानी होने लगी। ये थी आपकी राज्य बीज निगम, स्टेट सीड कॉरपोरेशन। आगे बात करते हैं भैया, दिया है राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी। राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी यानी SSCA, स्टेट सीड कॉरपोरेशन, स्टेट सीड सर्टिफाइड एजेंसी, स्टेट सीड सर्टिफाइड एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। कह रहा है कि खेतों का निरीक्षण एवं बीज परीक्षण कर दोनों को प्रमाणित करना, यानी कि खेतों को भी प्रमाणित करना कि ये बीज इस खेत से निकला है, और उसका जो है सीड टेस्टिंग भी कर लिया जाता है किसके द्वारा? SSC यानी कि स्टेट सीड सर्टिफाइड एजेंसी के द्वारा। और आपका इंडियन सीड एक्ट, ये भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंडियन सीड एक्ट, भारतीय बीज अधिनियम नियम स्वीकृति कब मिली थी? 1966 में। आपका एनएससी कब बना था? एनएससी 1963 में बना था। ये सोचिए, ये सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात क्या है कि आपका जो एनएससी है, एनएससी कब बना था? एनएससी बना था 1963 में, नेशनल सीड कॉरपोरेशन। लेकिन जो भारतीय बीज यानी कि ISA है, ये कब बना था? 1966 ईस्वी में। बना क्या था? स्वीकृत हुआ था। अब लागू होनी थी, लागू कब हुई? अक्टूबर 1969 में। तो ये बात याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछता है कि एनएससी कब आया था। एनएससी पहले जो है बन गया था, नेशनल सीड कॉरपोरेशन। इसके बाद जो इसका एक्ट आया, फिर एक्ट आने के बाद जो है वो लागू है 1969 में। एनएससी कब बना? 1963 ईस्वी में। स्वीकृति कब प्रदान हुई? 1966 में। और लागू कब हुआ? 1969 में। ठीक है भैया, इतना बात याद रखना, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एनएससी बहुत डिस्टर्ब करवाती है, याद रखना। एनएससी पहले बनी 1963 में, उसके बाद 66 में इसकी जो है एक्ट आई। इसके बाद लागू हुई कब? 1969 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। आलू की बीज प्लाट टेक्निक, आलू की बीज प्लाट टेक्निक यानी कि सीड प्लॉट टेक्निक ऑफ पोटैटो, इसको दिया किसने था या खोजा किसने था भैया? तो आपके खोजकर्ता थे डॉक्टर पुष्करनाथ। कौन थे? डॉक्टर पुष्करनाथ। SPT, एक होता था TPS, ट्रू पोटैटो सीड, TPS। इसके जो खोजकर्ता थे भैया ये रामानुजन थे, रामानुजन। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो याद रखना। SPT के कौन है? SPT यानी कि सीड प्लॉट टेक्निक, सीड प्लॉट टेक्निक के कौन है? पुष्करनाथ है। और जो TPS है उसके खोजकर्ता कौन है? उसके खोजकर्ता रामानुजन है। कह रहा है उद्देश्य, SPT का मुख्य उद्देश्य क्या है? YAX तथा वायरस से मुक्त आलू के बीज का उत्पादन करना। ये वायरस माहू एफिड द्वारा फैलते हैं, और वायरस जो है। और कह रहा सिद्धांत क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में माहू अप्रैल से अगस्त तक कम होते हैं। यानी कि जब यहाँ पर जो है ठंडी अप्रैल अगस्त होता है तो जो है वो अपने यहाँ चले जाते हैं, पहाड़ों पर नहीं रखते हैं। ठीक है, अप्रैल अगस्त में अपने यहाँ चले जाते हैं पहाड़ों पर से, तो वहाँ पर जो है माहू नहीं लगते हैं। और कह रहे हैं कि जबकि मैदानी भागों में अक्टूबर से जनवरी के मध्य एफिड की संख्या कम होती है। यानी कि क्या कह रहा है? अक्टूबर और जनवरी के मध्य क्या होता है? मैदानी भागों में इसकी संख्या कम होती है, और पहाड़ी भागों में अप्रैल से अगस्त तक कम होती है, और बाकी समय जो है ये भारी मात्रा में रहते हैं पहाड़ों पर और मैदानी भागों में। तो कह रहा है कि उत्पादन प्रक्रिया एवं प्रबंधन, यानी कि आलू की जो है वायरस से मुक्त करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनानी जानी चाहिए। दिया है कि मैदानी भागों में अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बुआई कर देनी चाहिए। किसकी? आलू की। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मैदानी भागों में आलू की बुआई कर देनी चाहिए। और कह रहा है कि रोग मुक्त, यानी कि रोग मुक्त बीज हो और स्टॉक हो, यानी कि प्री स्प्राउटेड ट्यूबर का प्रयोग करके नज़दीक नज़दीक बुआई की जाती है। इसका प्रयोग करके, प्री स्प्राउट ट्यूबर का प्रयोग करके जो है आलू की बुआई नज़दीक नज़दीक की जाती है। और रोगिंग एक प्रक्रिया, कह रहा है कि अवांछित व रोगी पौधों को समय समय पर उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। रोगिंग क्या है? ये रोगी जो है आपका पिछले जो है RPSC में पूछा था रोगिंग किससे संबंधित है, तो रोगिंग लिख लेना। अवांछित व रोगी पौधे को उखाड़ कर ही फेंकना रोगिंग, यानी कि रोगिंग मतलब रोगी पौधे को उखाड़ कर फेंक देना, ये रोगिंग कहलाता है। और दिया सिंचाई नियंत्रण, दिसंबर के मध्य से सीमित करते हुए धीरे धीरे दिसंबर के अंत तक सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। दिसंबर में क्या होता है? आपकी आलू तैयार हो जाती है। ठीक है, तैयार होकर जो है उसका
ग्रोथ होता है। तो उसके लिए धीरे धीरे आप सिंचाई करिए, लगातार ना करिए। मान लीजिए कि आप एक हफ्ता में सिंचाई करते थे, तो आप 15 दिन पे धीरे धीरे, 14 दिन पे, 13 दिन पे इस तरह सिंचाई करके इसके बाद बंद कर दीजिए। इसके बाद आपकी जो है हार्वेस्टिंग का समय आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हेमुलस या कटाई या उपचार। हेमुल हाल्म्स है, हेमुल्स नहीं, हाल्म्स कटाई या उपचार। कराई के जनवरी के मध्य तक हम सूख जाने चाहिए, यानी कि जो तना होता है आलू का वो क्या होना चाहिए, सूख जाना चाहिए। और एफिड की आबादी बढ़ने से पूर्व हाल्म्स काट दिए जाते हैं, यानी कि जो तना होता है उसको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, क्योंकि एफिड जो होता है तना को ही प्रभावित करता है। तो जनवरी के मध्य तक जो है हाल्म्स को काट देना चाहिए। या फिर आप जो है CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट का 2% घोल से छिड़काव करिए, जिसके कारण आपके खेत में जो है एफिड का प्रकोप ना लग पाए। इसका प्रयोग करते हैं, या तो हाल्म्स को काट दीजिए, निकाल दीजिए, या फिर जो है CuSO4 कॉपर सल्फेट का आप जो प्रयोग करिए, जिसके कारण आपके खेत में एफिड नहीं लगेगा, जिसके कारण आपकी आलू की ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है, हार्वेस्टिंग के लिए। और कह रहा है खुदाई एवं भंडारण। खुदाई एवं भंडारण खुदाई एवं भंडारण में क्या करते हैं, कह रहा है कि फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में खुदाई कर कोल्ड स्टोर में रख दिया जाता है। और कह रहा है उत्पादन क्षमता, 1 हेक्टेयर से उपचारित आलू बीज से अगले 10 से 15 हेक्टेयर भूमि बोई जा सकती है। 1 हेक्टेयर यदि आप जो है आलू बोते हैं, उससे लगभग 10 से 15 हेक्टेयर भूमि जो है आने वाली फसल ली जा सकती है। इस तरह से जो है आपको SPT में प्रयोग करना चाहिए। SPT में कहने का मतलब ये है कि जब आपका माहुट का एफिड और माहू का प्रकोप हो, उससे पहले जो है आपको हार्म्स को कट कर देना चाहिए, या फिर कॉपर सल्फेट का जो है आप छिड़काव कर दें, जिससे जो है हार्म्स पर जो है माहू का प्रयोग ना हो, और आपका जो है आलू ट्यूबर बना। ठीक है भैया, तो ये सब कर देना चाहिए। ये सब जो है SPT के मुख्य उद्देश्य थे। आगे बात करते हैं, आगे भैया आपका ख़त्म हो गया। तो ये थी आपकी सीड टेक्नोलॉजी के बारे में। आज तीसरा लेक्चर था, कंप्लीट हुआ। सीड टेक्नोलॉजी में इतना ही था। ठीक है भैया, जिसमें आपका टेस्ट था, टाइप था, और ये ट्रीटमेंट थी। ठीक है, तो जो लोग भैया पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर जो है पिछली वीडियो को देख लीजिए, और जो भी चैनल पर नए आए वो सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, और चैनल को भारी से भारी संख्या में शेयर करिए। ठीक भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।